हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग चैनल काजल एजुकेशन पर। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम कवर करेंगे वन शॉट में फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन। इसको हम वन शॉट रिवीजन में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे, और फिर बाद में हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, और लास्ट में चैप्टर को हम एंड कर देंगे। तो अब ये ग्रेविटेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स का। तो इस वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक पार्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट का रिकैप देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब वैसे तो ये ग्रेविटेशन है ना, ये दोनों जो चैप्टर हमने पहले पढ़ रखे हैं, फोर्स और वो मोशन, ये दोनों, इनके मुकाबले ये चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें थोड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा है, और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। तो वैसे आपको इसको देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पर ये एंड क्यों आया है, क्योंकि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन ये तो सिमिलर वर्ड हुए, तो इसमें एंड क्यों आया है। पर यहाँ पर और नहीं आएगा, यहाँ पर एंड ही आएगा। ये जो ग्रेविटी है और ये ग्रेविटेशन है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हम ग्रेविटी लगाएंगे वहाँ पर हम ग्रेविटेशन नहीं लगा सकते, मतलब ये दोनों, इनके बीच में कुछ डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है, जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जब समझेंगे। अब देखिए, सेकंड है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए, इसको मतलब देखकर ही आपको समझ गए होंगे, यूनिवर्सल आया इसमें, मतलब जो हमारे ब्रह्मांड के जो लॉ बनाए गए हैं ग्रेविटेशन से लेकर जो हमारे यूनिवर्स में, वो कॉन्सेप्ट हम इसमें कवर करेंगे। और देखिए, थर्ड हमारा न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स तो हम सब ने पढ़ रखे हैं, जो हमने मोशन में और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। पर जो ग्रेविटेशन में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उनमें इतना थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये जो सॉल्व पार्ट होता है वो कुछ ज़्यादा होता है इसमें। बट हम सबको एक साथ नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े कर कर करेंगे तो सारे हमको समझ भी आ जाएंगे, और इनको प्रैक्टिस जरूर करना होगा, नहीं तो मतलब आंसर अच्छी तरह नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इनमें जो एक्स्ट्रा सॉल्विंग होती है वो ज़्यादा होती है। तो हम न्यूमेरिकल्स भी बीच बीच में करते रहेंगे। और देखिए, हमारा फोर्थ है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। देखिए, इसमें क्या है, ये जो ग्रेविटी, जिन मतलब ये न्यूटन ने बनाई थी और भी जितने भी साइंटिस्ट थे। तो देखिए, वैसे अब हम अब की टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब हम सबको पता है कि एक मून होता है, एक अर्थ होती है, एक सन होता है। क्योंकि अब ये हमको इसलिए पता है क्योंकि इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, हम अर्थ पे बैठे बैठे अपने सोलर सिस्टम को या फिर अदर गैलेक्सी को भी देख सकते हैं, क्योंकि अब कितनी है, हाई टेक्नोलॉजी है। पर अगर मैं बात करूँ एक सेंचुरीज अगो की, तो उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब भी साइंटिस्ट ने अपने ब्रेन का यूज़ करके इतने मतलब एकदम मतलब अच्छी तरह नेम दिए। जैसे कि उन्होंने बताया था कि एक अर्थ होता है, एक मून होता है, और जो अर्थ होती है वो रिवॉल्व करती है अराउंड सन के। तो उन्होंने मतलब एक्यूरेट ये चीज़ें बताई, उन्होंने एकदम सही बताई, और जो कि बिना टेक्नोलॉजी के। तो ये जो साइंटिस्ट थे इनको पढ़ना तो फिर बनता ही है, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें खोज की हैं, तो अब इनको कंट्रीब्यूशन में हमें इनको पढ़ेंगे। देखिए, फिफ्थ है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, जो ये क्लैपरर थे ना, इन्होंने जो प्लैनेटरी मोशन है इनके ऊपर कुछ लॉज बनाए थे, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। और वैसे ये ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये वाला। देखिए, ये है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल तो एक अननोन वर्ड नहीं है हमारे लिए, जो कि हमने अभी पढ़ रखा है, जो कि हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा था। ये फ्री फॉल का तो मतलब यही है, मतलब जो ग्रेविटी से फ्री फॉल, मतलब हर चीज़ नीचे आती है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी के द्वारा, उसको देखिए हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। देखिए, अब वेरिएशन, जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसके ना ऊपर वेरिएशंस भी हैं, ये भी हमको पढ़नी पड़ेंगी। और ये देखिए, ये जो ग्रेविटी होता है वो तो जी से डिनोट करनी है।
अब देखिए ये तो आपको समझ आ गई। अब कुछ और भी कॉन्सेप्ट बचे हैं, चलिए उनको भी कर लेते हैं। फिर देखिए हम अपने बाकी के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब इसमें क्या क्या बचे हैं, देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली बॉडी। देखिए इसमें हम क्या, इसमें भी इक्वेशंस आएंगी जो फ्रीली बॉडी होती है ना उनके मोशन के लिए। इसमें कुछ इक्वेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए मास एंड वेट। अब आपको लग रहा होगा इसमें भी मैंने गलत लिखा है कि यहाँ पे एंड नहीं और आना चाहिए कि जो मास हो और वेट होता है ये तो सेम चीज होती है। पर अपने एक बात ध्यान दी होगी कि जो हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने जो ये मास जो लिखते हैं हम, तो उसके लिए हम जो वेट यूज नहीं करते। वेट के लिए जो हम केजी और जी यूज करते हैं उसको हम यूज नहीं करते। तो इसमें हम ये मास के लिए हम ये यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो मास और वेट होते हैं ना इनमें डिफरेंस है, ये अलग अलग होते हैं। अब ये क्या डिफरेंस है वो हम इसमें क्लियर करेंगे अपना। देखिए थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो देखिए थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स होता है। और प्रेशर तो आपने ये देखा होगा कि फिजिकल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए ये देखने में तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा पर ये बहुत चीज मतलब इसको समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। कि वैसे तो आपको लग रहा होगा कि थ्रस्ट होता है वो एक फोर्स होता है और प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, बट ये दिखने में थोड़ा इजी है पर ये थोड़ा सा हार्ड है। देखिए बायोनेंसी। देखिए बायोनेंसी में क्या होता है, देखिए बायोनेंसी में हम पढ़ेंगे जैसे कि हम एक बकेट ली, हमने उसमें जो मग है वो ऐसे डाल दिया उल्टा करके और फिर वो चक्कर ऊपर आ जाता है। वो क्यों आता है ऐसे ऊपर, वो हम अपना इसमें कवर करेंगे कि वो क्यों आता है ऊपर। और देखिए और ये थ्रस्ट एंड प्रेशर में आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनमें जो ये बड़े बड़े टायर लगाते हैं, पर जो हमारी साइकिल होती है उसमें पतले टायर लगाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जो ट्रक होते हैं उनमें भी छोटे मतलब जो कार के व्हील्स होते हैं वो क्यों नहीं लगाए जाते, बड़े क्यों लगाए जाते हैं। इस आंसर का हम जो जवाब देंगे वो देंगे इस हमारे टॉपिक में जब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए अब हमारा आता है ये वाला आर्चिमेडीज प्रिंसिपल। और देखिए और ये रिलेटिव डेंसिटी, ये दोनों एक ही है मतलब ये सिमिलर टॉपिक है जब हम इनको पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है जैसे कि कोई भी जैसे जो समुद्र होते हैं उसमें हम कोई पत्थर डालते हैं तो वो डूब जाते हैं। और जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज जो आपने देखे होंगे वो नहीं डूबते, वो उसके ऊपर तैरते हैं। और कोई भी हम पत्थर डालें तो वो सिंक हो जाता है। और वो क्यों फ्लोट करते हैं, अभी इसका भी आंसर हम इन दोनों टॉपिक्स में देंगे। तो ये तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आई होप कि हम इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो चलिए अब हम अपने पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। देखिए हम आते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट जो कि है ग्रेविटी। अब देखिए ग्रेविटी क्या होता है, जो हम मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं। ग्रेविटी क्या होता है, जो अर्थ होती है वो हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है, मतलब वो अपनी तरफ खींचती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। पर देखिए जो न्यूटन का मानना है वो क्या है, जो न्यूटन कह रहे थे वो है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। और देखिए मतलब यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि मुझको ये अर्थ कर रही है, या फिर देखिए ये कैमरा है सामने और ये मतलब अब ये मैं हूँ और ये कैमरा है, तो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ये चौक है और ये हाथ को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब हर चीज जो यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है उनके मानने से। और देखिए जो न्यूटन थे उनको पता कैसे पड़ा था, जैसे कि ये तो आपने स्टोरी सुनी होगी कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सिर पर मतलब एक एप्पल गिरता है, तो फिर उनको ये मन में आता है, ये थॉट उठते हैं उनके कि ये जो एप्पल है ये ऊपर क्यों नहीं गया, मतलब और ये हवाई में क्यों नहीं टंग गया, ये नीचे क्यों आया। तभी से खोज की उन्होंने ग्रेविटी की कि जो ग्रेविटी क्या होती है। तो ठीक है, उनके मानने से जो हर यूनिवर्स में चीज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि जो सन है वो मून को भी अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को, या फिर जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितनी भी यूनिवर्स में थिंग है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब देखिए द फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जी ये जो फोर्स होते हैं मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के उनको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स।
और तो देखिए ये जो ग्रेविटी होती है इसका मतलब है कि मतलब जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। पर ग्रेविटेशन यहाँ पर आ जाता है, वहां पर मतलब दो ऑब्जेक्ट होती हैं, जैसे एक सन है एक मून है, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स आता है तो उसमें एक जो ऑब्जेक्ट होगा उनमें से एक ऑब्जेक्ट होगा अर्थ। जैसे कि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है तो देखिए अर्थ ये मून को अट्रैक्ट कर रही है, तो देखिए ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसमें अर्थ आ जाए उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर डाल देंगे। पर ग्रेविटी क्या है, मतलब हर कोई दो ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में कोई दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें क्या है, उसमें दो ऑब्जेक्ट होती हैं, उनमें से एक अर्थ होनी चाहिए, मतलब अट्रैक्ट करने वाली एक अर्थ होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट अर्थ और एक ऑब्जेक्ट कोई दूसरा, तब हम कहते हैं इसको ग्रेविटेशनल फोर्स। और देखिए और भी चलिए, अब हाँ ये तो आपको समझ आ गया, अब हम इसके आगे समझते हैं। तो देखिए अब ये तो आपको समझ आ गया कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन। अब देखिए हम आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। अरे इसमें क्या था, इसमें एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो हम सबको पता है, मतलब यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो देखिए अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये 2 बॉल है, ठीक है, ये 2 बॉल है हमारे पास, और देखिए इसका जो ये मास है वो m1 और ये m2, और देखिए जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा r, ठीक है, इतना समझ आ गया। एक ऑब्जेक्ट है m1, एक ऑब्जेक्ट है m2 और उन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो है r। अब देखिए ये जो बॉल है ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है ना, अट्रैक्टिव का एक अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा देखिए उन्होंने ये बोला कि ये जो फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन दोनों के मासेस का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब ये जो फोर्स है वो किसके, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मास 1 का प्रोडक्ट और मास 2 का प्रोडक्ट। ये समझ आ गया, मतलब उतना इनमें जो फोर्स लगेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन दोनों के मास के ऊपर। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। और देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए ये रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, देखिए जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसके। तो देखिए यहाँ पे आ गया r स्क्वायर। देखिए ये तो फॉर्मूला बन गया। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल समझाती हूँ। देखिए जैसे कि एक मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, और एक आयरन नेट है। देखिए वो आपने मतलब दूर दूर रख दिए। अब देखिए जो उनके बीच में जो मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन लगाएगी, जो ये दोनों मतलब पास आने के लिए एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी। तो देखिए वो जो फोर्स मतलब अब ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, मतलब अब डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो फोर्स क्या लगेगा, अब जो आयरन नेल है उसके पास कोई अट्रैक्टिव फोर्स पहुंचेगा ही नहीं, मतलब वो उसके पास आने के लिए जैसे मैग्नेट पास आता है वो चिपक जाती है। पर ये इतने दूर रखने पर वो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग ही नहीं पाएगा। और फिर देखिए जैसे जैसे हम उसको पास लाएंगे एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे वो चिपक जाएगा। तो देखिए इससे क्या है, जो इसका ये डिस्टेंस है अगर ये बढ़ जाएगा, ये इतनी दूर रखी हो तो क्या है, फोर्स भी मतलब फोर्स कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि जो अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फोर्स लग ही नहीं पाएगा, फोर्स बहुत ही ज्यादा कम लगेगा। तो देखिए उन्होंने ये बताया था कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करती हैं, और ठीक है, और जो उनका फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, उन दोनों मासेस के मल्टीप्लाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है उन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर रूट के। ये तो आपको समझ आ गया। चलिए अब हम अपना आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए अब जो भी ये हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए F ये M1 और M2 अपॉन R2। अब देखिए ये तो हमने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ा था। अब देखिए अब ये जो हमने ये डायरेक्टली प्रपोर्शन का जो साइन लगाया है, अब इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, जो ये F है, F की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पर G, ऐसे हम G लगा देंगे, फिर M1 मल्टीप्लाई M2 और अपॉन R2। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अभी ये G क्यों लगाया, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ये यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, मतलब पूरे यूनिवर्स में अगर आप निकालेंगे इसको जब, तो वो एक कांस्टेंट ही रहेगा ये। और ठीक है, और ये पूरे यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि आप अर्थ पर अगर वो कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर G यहीं पर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी दो पर्टिकुलर बॉडी का आप निकालेंगे तो वहां पर G एक कांस्टेंट है जो कि ग्रेविटेशन के लिए यही यूज करते हैं। अब देखिए ये ऐसे हो गया, अब ये तो आपको यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब देखिए इसका क्या होता है, जो ये G तो यहीं पर रहेगा और जो F है इधर पहुंचकर ये अपॉन में मल्टीप्लाई R² हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई M2। तो ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो देखिए अब इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए mn² और kg²। तो ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए अब ग्रेविटेशन के लिए हम इसी को यूज करते हैं, न्यूटन n² और kg²। और देखिए इसकी एक वैल्यू होती है कांस्टेंट, देखिए वो क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10/-11। अब ये तो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर मतलब यही यूज होती है हर जगह। तो ये तो आप मतलब अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह सेट कर लीजिए, ये तो आपको याद करनी है, जो कि आपको ये समझ आ गई। चलिए ये तो आपको समझ आ गई, अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन का मानना था कि जो यूनिवर्स में हर एक चीज होती है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो अब ये उन्होंने कहा, तो ऐसे तो नहीं है कि जो मेरा हाथ है ये चौक के पास अपने आप नहीं आ रहा, नहीं ऐसे तो फिर जितने भी प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में वो कोलाइड क्यों नहीं हो जाते एक दूसरे के साथ। तो मतलब उनका तो मानना यही है ना कि सबके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो वो आपस में कोलाइड क्यों नहीं हो जाते, वो आपस में क्यों नहीं टकरा जाते सन मून के या फिर मून अर्थ के, अब ऐसा क्यों नहीं होता। तो देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। देखिए जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है यहाँ पर, और देखिए इसको एक बच्चा यहाँ से खींच रहा है और एक बच्चा यहाँ से खींच रहा है, ठीक है, और ये एक ही फोर्स से वो कर रहे हैं, जैसे कि ये F1 तो F2। और तो जैसा कि हमने ये पढ़ा था, ये मतलब यूनिफॉर्म मोशन में एक में कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइप में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था वहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए अब यहाँ पे ये दोनों बैलेंस है, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, उतना ही ये फोर्स लगा रहा है। तो क्या ये जो बीच वाली मिडिल जो ये बॉक्स है ये हिलेगा, ना ही तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना ही इस डायरेक्शन में जाएगा, ये मतलब अपनी जो रेस्ट पोजीशन पे था ये उसी पोजीशन पे रहेगा रेस्ट पर। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो F1 है और ये F2 है, ये दोनों क्या है, बराबर है एकदम, ये F1 बराबर है ये, क्योंकि ये एक ही तरह का फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए आपने मतलब घर पे ये बहुत बार किया होगा, जैसे कि आप एक बकेट लीजिए और आप जैसे कि उसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाइए, ठीक है, आपने ये बहुत बार किया होगा। या फिर आप एक स्टोन लगाइए, एक धागे में बांध दीजिए उसको और फिर ऐसे ऊपर की तरफ आपने घुमाया होगा उसको। तो देखिए उसमें जब आप ये मतलब अगर आप उसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाओगे, तो ठीक है, जैसे कि ये सर्कुलर पाथ में आप उसको घुमा रहे हैं, तो उसमें एक मिडल में एक मतलब एक पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे मेरा हैंड है, यहाँ पे इसी थ्रेड से उसको घुमा रहे हैं हम, तो ठीक है, ये स्टोन होगा, ठीक है। अभी मेरा हाथ से ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लग रहा है, ठीक है। अब ये मतलब एक ही यूनिफॉर्म स्पीड में ये घूम रहा है, और ठीक है, अभी ये जो वाला पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो यहाँ पर ये बीच में लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और देखिए अब ये ऐसे हम घुमाने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है,
अब जैसे ही अब ऐसे हम घुमा रहे हो, फिर अचानक से अगर हम उसको छोड़ देंगे, अब देखिए अब ये जो हमारा हैंड है और ये जो स्टोन है, इनके बीच में क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब ये फोर्स यहाँ पे इसमें हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ये फोर्स मतलब अपने आप हैंड है जो अपनी तरफ खींच रहा है इसको। एक फोर्स ऐसा है कि जो अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे खींच रहा है, तभी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। और देखिए अब हमने ये एकदम छोड़ देते हैं, जैसे हमने तेजी से घुमा रहे हैं फिर एकदम छोड़ दिया, तो ठीक है। और ये टेंसिल मतलब डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अब ऐसे घूम रहे हैं तो ये ऐसे ही नहीं घूमता जाएगा, ये एक अलग डायरेक्शन में चले जाएगा। जैसे ऐसे छोड़ा तो वो एक अलग डायरेक्शन में गया। तो अब इससे ये पता पड़ रहा होगा क्योंकि ये तो अपनी तरफ इसको मतलब खींच रहा है, फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है, ये जो हमारा हैंड है, और ये जो स्टोन ये दूसरी डायरेक्शन में गया। तो इससे हमको क्या पता पड़ रहा है कि कोई और फोर्स है जो कि इसको अपने पास खींच रही है। मतलब जो ये हमारा स्टोन है, इसको मतलब कोई और जो फोर्स है वो उसको खींच रही है, और देखिए उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। मतलब ये अब ये दूसरी जो डायरेक्शन में गया है, इसको हम कहते हैं, ये जो होगी उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे होता है। मतलब जैसे कि हमने घुमा रहे हैं एकदम से चले आता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। और ये जो हमारे बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स ये लगा रहा है जो हमारा हेड उस स्टोन की तरफ, वो हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखिए अब ये तो आपको समझ आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। तो देखिए अब ये तो आपको बात समझ आ गई। अब हम अपने आते हैं जो क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि ये जो अदर प्लैनेट्स हैं ये कोलाइड क्यों नहीं हो जाते। तो देखिए ये जैसे ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, और ये जो मून है ये मतलब बिल्कुल ऐसे चक्कर लगा रहा है अर्थ के, ठीक है। ये अब हो गया हमारा मून, ठीक है। अब देखिए ये अपने ऊपर एक अट्रैक्शन मतलब फोर्स लगा रहा है। तो देखिए अब ये ना अपनी एक ऑर्बिट है, उसी के चारों तरफ घूम रहा है जैसे सर्कुलर पाथ में। तो अब ये एक अट्रैक्शन है जिससे ये चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए ये कहीं और नहीं जा पाता। क्योंकि अब देखिए ये तो अपनी एक ऑर्बिट हो गई, उसके ऊपर घूम रहा है, और ये अपना एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये अब कहीं और जाकर मतलब कोलिजन नहीं हो रहा। सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट पे जैसे घूमते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं, तो वो प्लैनेट के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लग जाता है, जिससे कि वो मतलब कहीं और नहीं जा पाते, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और देखिए जैसे कि आप समझिए एक कार 1 है, ठीक है, देखिए एक कार 1 है और एक कार 2 है, ठीक है। अब देखिए इसका भी मास है जो वो सेम है और इसका भी सेम है। अब देखिए अब जो न्यूटन का वो था कि वो मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों जो कार 2 होती हैं, मतलब सड़क पर जो चल रही है 2 कार, वो आपस में क्यों नहीं टकरा जाती। तो देखिए इसका ये रीजन है, जैसे ये कार 1 अब समझिए कि रोड पर ये चल रही है, तो वहां पे क्या होंगे, देखिए वहां पे ट्रीज होंगे, हाउसेस होंगे, अदर व्हीकल्स होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये अपना एक फोर्स लगाएंगी कार 1 की तरफ, ठीक है, ये अपना एक फोर्स लगाएंगी कार 1 की तरफ, और ये जो कार 2 है और जो अदर थिंग्स हैं वो लगाएंगे फोर्स अपने कार 2 की तरफ। तो देखिए अब कार 1 पर जब इतना सारा फोर्स लग रहा है, तो तभी जो ये कार 1 और ये कार 2 होती है, तभी ये कोलाइड नहीं हो पाती। क्योंकि इन पर अब अगर आप ये देखिए, ये समझिए कुछ है ही नहीं, मतलब पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं है, एक कार 1 है एक कार 2 है, अब वो दोनों चल रही हैं, तो अब तो वो टकरा जाएंगी, अब उनमें कोलिजन हो जाएगा। क्योंकि अब जो ये 2 व्हीकल्स है कार 1, इसको अट्रैक्ट करने के लिए कोई और थिंग यूनिवर्स में है ही नहीं। मतलब पहले इसको ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, अब कोई चीज अट्रैक्ट करने के लिए है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में, बस ये दोनों हैं, तो फिर ये कोलिजन हो गए, क्योंकि अब तो कोई है ही नहीं। पर अब क्या है, ये सारी चीजें अपना एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं, जिससे कि ये कोलिजन नहीं हो पाता, कार 1 और कार 2 के बीच में ये नहीं हो पाता। तो ठीक है, अब चलिए ये तो अब आपको समझ आ गया। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब आते हैं हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या है, देखिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन
फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड दी 1 kg बॉडी। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे कि ये अर्थ है और ये 1 kg की बॉडी है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ग्रेविटेशन का, उसको वो बोल रहा है कि मतलब व्हाट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस फोर्स का जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए अब इसमें जो मास है अर्थ का वो गिवन है, देखिए रेडियस भी गिवन है, और जो जी होता है हमारा ग्रेविटेशन का कांस्टेंट यूनिवर्सल जो होता है वो भी दिया है। देखिए जो फॉर्मूला तो आप सबको हमको याद ही है कि G/m और अपॉन में r²। अब देखिए अब ये जितनी भी वैल्यूज थी वो हमने यहाँ तक रख दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 11 था ये इससे हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 13। देखिए ये से इंटू हो गया और ये बचा 1, ठीक है। यहाँ पे तो समझ आ गया आपको। और फिर यहाँ से ये आगे ऐसे सॉल्व हो जाता है। मतलब कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आपको उसकी जो थ्योरी गिवन होती है पहले उसको देखिए, और जो आंसर में कैसे लिखना है, मतलब आंसर में आपको ऐसे फॉर्मूला भी लिखने पड़ेंगे, और मतलब अगर और भी कुछ जो थ्योरी अलग से दी गई होती है, मतलब गिवन S2 और साइन अच्छी तरह लगाकर करनी होती है। तो पहले न्यूमेरिकल को समझिए कि वो उसमें मार्क वो मतलब पूछ क्या रहा है, वो उसमें क्या क्या रहा है क्वेश्चन। तो इसमें मैग्नीट्यूड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में लग रहा है, उसका ये वो मांग रहा था मैग्नीट्यूड। तो ऐसे पहले हमको ये समझना होता है कि पहले हम इसको कैसे करें, तब न्यूमेरिकल अच्छी तरह सॉल्व होते हैं। हाँ ग्रेविटेशनल थोड़ी लेंदी होते हैं न्यूमेरिकल्स, पर अगर अच्छी तरह समझ आ जाए, मतलब हमारी जो ये बेसिक से चीज़ें होती हैं ना, अगर ये अच्छी हो तो हमारी ये अच्छी आसान तरीके से हो जाते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे बहुत सारों का मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट होते हैं ये थोड़े बहुत, तो ये आपके मतलब अच्छी तरह मतलब एक बार में आंसर नहीं आ पाता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हमारे आंसर आते हैं। तो ये तो अब आई होप कि ये आपको सब समझ आ गया होगा। मैंने तो अपना बेस्ट दिया है। अगर मेरे से अभी कोई गलती हुई हो या फिर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, आप वो मतलब मैं अपलोड कर दूंगी जब इसके लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बी सेफ बी हेल्दी, थैंक यू।